इजराइल में फिर घुसे 70 आतंकी। गाजा में 6 जगहों पर भीषण जंग। ईरान और इराक में फिलिस्तीन को लेकर बुलाई ओआईसी की मीटिंग। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। नतीजे 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग। शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए तैयार। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म। खड़गे बोले देश भर में जातीय जनगणना की मांग उठाएंगे। 5 राज्यों में पूरी ताकत से जीतेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। छात्रों ने अल्लाह अकबर के लगाए नारे। राज्य मंत्री बोले एएमयू को बंद करना चाहिए। और यूपी में डेंगू का आंकड़ा 10,000 पार। मुरादाबाद लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज। अस्पतालों में सबसे ज्यादा बुखार के पेशेंट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। तमिलनाडु से बड़ी खबर आपको बता दें। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। तमिलनाडु से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर, क्योंकि दीपावली से ठीक पहले पटाखा बनाने का कारोबार तेज हो जाता है। इस धमाके में अरिलौर में यह धमाका हुआ है। तमिलनाडु के 7 लोगों की इस धमाके में मौत हुई है। तो ये बड़ा हादसा सामने आ रहा है। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में यह धमाका और धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो अरिलौर में यह धमाका हुआ है। तमिलनाडु के पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में यह धमाके में बढ़ते आगे। इजराइल में फिर से 70 आतंकी घुसे हैं। गाजा में 6 जगहों पर भीषण जंग जारी है। ईरान और इराक ने फिलिस्तीन को लेकर एक ओआईसी की मीटिंग बुलाई है। इन हालातों को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बता दें, इजराइल में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। मध्य प्रदेश और 17 राजस्थान में, 23 छत्तीसगढ़ में और 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने हैं और 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होगी और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में ये विधानसभा चुनाव होंगे। 2 फेज में संपन्न कराए जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 7 नवंबर से शुरुआत। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। सीधे उन्नाव लेकर चलते हैं। राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण है। इस मौके पर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस वक्त सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और विशेष रूप से जिन्होंने
कार्यक्रम के लिए प्रयास किया। अध्यक्ष राणा बेनी माधव सिंह समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री हरिकरण सिंह जी, सिंह जी, डोडिया खेड़ा के प्रधान श्रीमती शीला सिंह जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह पितृपक्ष है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष, और मुझे इस अवसर पर बेसवाड़ा क्षेत्र में आजादी की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा राम बख्श सिंह जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर राणा बेनी माधव समिति के पदाधिकारियों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति, देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस मूर्ति का अनावरण आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हो रहा है, और मैं इसे संजोगी मानता हूं कि समिति के लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा मुझसे कई बार संपर्क किया गया। मुझे रायबरेली में राणा बेनी माधव सिंह जी के कार्यक्रम में कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जब इस बेसवाड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम लगाने की बात आती थी, किन्हीं न किन्हीं कारणों से वे कार्यक्रम स्थगित होते थे, और मैं भी ये मानता था कि जब वहां पर मां चंद्रिका का आशीर्वाद होगा, आदेश होगा, तभी उस क्षेत्र में जाना हो पाएगा। और आज माई की कृपा हुई और आजादी के नायकों की प्रेरणा हुई, तो मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों,
पुत्र स्नेही जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का और डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसी विभूतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी का भी तो सानिध्य इसी धरती को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी इस भाषा की लेखनी तो उन्नाव से सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। 804 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस बीच वीर सपूतों को नमन भी किया और इसी के साथ आप संबोधन ये सुन पा रहे थे। तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में बनी सड़क 6 माह भी नहीं चल पाई। मानक विहीन बनी ये सड़क 6 माह भी नहीं चल पाई और खस्ता हाल हो गई। आज फिर से उसी संस्था द्वारा पैचिंग कार्य शुरू किया गया है। 6 माह के अंदर ही सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में नजर आई और पैचिंग वर्क शुरू कर दिया गया है, यानी कि टूटी हुई सड़क को ठीक करने का काम शुरू किया गया है। यह हम खबर आपको बता रहे हैं। तो मानक विहीन काम करने का आरोप लगाया गया है ग्रामीणों के द्वारा। अमेठी से ये अहम खबर, सुल्तानपुर से संपर्क मार्ग थौरा से लेकर जो 6 महीने में सड़क की हालत है वो जर्जर हो चुकी है और इसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी भी जताई है। तो अमेठी सुल्तानपुर से संपर्क मार्ग थौरा से भेदुओं का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर अब पैच वर्क भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि जो सड़क टूटी हुई है उसे ठीक किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी भी कि मानक विहीन है। बढ़ते आगे। इसी बीच बाराबंकी से अहम खबर, आप नेता संजय सिंह गिरफ्तारी का यह मामला, शराब घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई। पार्टी नेताओं का बीजेपी पर प्रहार लगातार जारी है। जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार सीबीआई और ईडी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप के बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये प्रतिक्रियाएं और भी तेज हो गई। तो इस गिरफ्तारी को लेकर भी सियासत चरम पर। बाराबंकी से यह अहम खबर सामने आ रही है। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला, इसको लेकर शराब घोटाले में दरअसल ये गिरफ्तारी हुई और इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहे हैं। आप नेता ने पार्टी नेताओं का बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जिलाध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का इन सरकारी संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के जो तेवर हैं वो और आक्रामक हो गए हैं। माननीय आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेताओं को नरेंद्र मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान कर रही है। वो सोचती है कि विपक्ष से डर जाएगा, इंडिया अलायंस गठबंधन से डर जाएगा, मगर नरेंद्र मोदी जी, आम आदमी पार्टी और विपक्ष का कोई भी नेता आपके ईडी और सीबीआई से डरने वाला नहीं है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने भी 2 दिन पहले ईडी की गिरफ्तारी होने के बाद प्रदर्शन किया पूरे उत्तर प्रदेश में, और आम आदमी पार्टी जो भी आगे गाइडलाइन देती है उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उसको फॉलो करेंगे। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ पूरा भारत देश और उत्तर प्रदेश का जितना भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है साथ खड़ा है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर माननीय संजय सिंह जी के साथ हैं और जो भी लड़ाई होती है उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। बढ़ते अब आगे। इसी बीच अलीगढ़ से खबर है, ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह। फिलिस्तीन के समर्थन में एएमयू के छात्रों ने
एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं और ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी मामले को लेकर ये बयान सामने आ रहा है। अलीगढ़ से ये अहम खबर, ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। तो यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह और उन्होंने इस मामले को लेकर बयान दिया है। फिलिस्तीन के समर्थन में एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसी को लेकर ये विवादित बयान। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है और विश्व में आतंकवाद जो है एक समस्या है विश्व की, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मन हो, सब जगह ये आतंकवादी और हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है। इसलिए इजराइल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है और करना चाहिए। और मैं कहता हूं फिलिस्तीनी में जितने भी आतंकवादी हैं तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति हूं और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तत्काल बंद करना चाहिए। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं इस 40 साल से लड़ रहा हूं इस यूनिवर्सिटी से, हिंदुओं के पैसे से संचालित होती है और केवल यहाँ आतंकवादी बनकर और आतंकवादी ही की फैक्ट्री बन गई है। और जैसे बुरहान वानी जो कश्मीर का छात्र यहीं पढ़ता है, यहीं से आतंकवादी उसकी 9 महीने उम्र रही। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये लोग सही को सही नहीं कहने को तैयार और गलत का ही समर्थन करते हैं। इजराइल हमारा साझीदार है, हर तरह से हमारा पार्टनर भी है और उसका ये समर्थन करते हैं, तो ये भी आतंकवादी हैं। इन सब लोगों को तत्काल बंद करना चाहिए, रासुका लगना चाहिए। ऐसे छात्र नेताओं को फांसी पे भी चढ़ा देना, जो कि हिंदुस्तान के विपरीत जो भी बोलेगा उसको तत्काल सजा होनी चाहिए। और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Support you in this because the Congress is unanimous in this. Whether all the other parties, because you are going to contest the elections together, you know, all 26 parties are contesting the elections together. So will they also support, you know, and will you seek their support? Well, the Congress president today chaired the meeting of the highest body of the Congress party, and the entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste census. Now, most of the parties in the India Alliance are unanimous that the caste census should be implemented. There might be a few who might have a slightly different position, and that's fine. We are quite flexible. We are not a fascist system. We are quite flexible. If somebody has a slightly different opinion, there's no problem. They can have that opinion. But I am confident that the vast majority of the Indian Alliance is going to support and push the idea of the caste census. हाँ जी मैडम, हिंदी में बोल देता हूँ। आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है,
मैं जानता हूं कि काफ़ी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हाँ जी मैडम। राहुल जी मैं पूनम, एक मिनट मैडम बोलिए। अच्छा, अगर आपका सवाल सुनिए, अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से, उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज। राहुल जी मैं पूनम हूँ, अमर उजाला से। इधर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। आज से 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बच गया है। तो क्या ये माना जाए कि ये 5 राज्य जो हैं वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएं? देखिए, ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट, ये केमिस्ट्री में चलते हैं, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। हाँ सुनील, एक मिनट सुनील। देखिए नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। Sir, you've heard the Prime Minister in Hyderabad, give his counter to the caste census and about, the rights and what will happen to southern states and the various things. How do you view that? And also for the Karnataka Chief Minister, why doesn't he go ahead with the release of the caste census data? We are in discussions. We are very clear what our direction is. Those actions will be taken. I'll also let Siddaramaiah ji directly answer your question. So first, let me ask him to. You haven't answered that. I'll come back to you. He's asking about caste census in Karnataka. Our previous government in Karnataka, that is, the government, our Congress government was there between 2013 and 2018. Normally he doesn't need a mic. In 2014 and 15, we have entrusted this caste census and socio-economic survey of all communities to Permanent Backward Class Commission, headed by one Kantraj, then chairman of the commission. By the time our term is over, the report was not ready. When coalition government was there,
in Karnataka after 2018. The caste census report was ready, but the coalition government's chief minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. Now the report is laying with the Permanent Backward Class Commission. I requested now the present chairman, Mr. Jaiprakash Hegde, to submit the report to the government. If he submits the report, he will definitely issue the report. With consensus, caste census and socio-economic survey of all communities, particularly other backward communities. एक मिनट प्लीज. अरे एक मिनट रुक जाइए ना. जवाब दे रहे हैं. राहुल जी जवाब दे रहे हैं. On the Prime Minister's, the Prime Minister is making unconnected statements. What the caste census has to do with, representation of the South is very difficult to understand. Now, the problem is that the Prime Minister is incapable of doing the caste census. I'd like to point out something quite interesting. There are हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं. 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं. बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे. तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या. मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के. नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला. उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है. उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला. मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो. तो यह तो सच्चाई है, रियलिटी है. प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे. प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा. वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं. प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है. जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने. और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं. उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए. हाँ संजय. राहुल जी, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का एलिगेशन है कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला रही है, लाके वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है. और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है. हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए. किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है. हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है. सस्पिशन है. अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं. नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है. इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है. अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं.
और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है। और आप देखना, डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी 1-2 सवाल और ले सकते हैं? हाँ, मौसमी। राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी। तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा है? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। अजय। राहुल जी, आपने कास्ट सेंसस के बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात कही है, वो क्या इकोनॉमिक सर्वे स्टेट में भी होगा क्या, कांग्रेस रूल स्टेट में? एक चीज। और दूसरा, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि आपके पास जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो आप अनाउंस करेंगे अगर सरकार नहीं करती है तो। नहीं, तो मैंने ये नहीं बोला। करेंगे? देखिए हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा नहीं है क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। तो ये मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान की सरकार के पास कास्ट सेंसस का डेटा है, हिंदुस्तान की सरकार को उस डेटा को रिलीज कर देना चाहिए और अगर हिंदुस्तान की सरकार उस डेटा को नहीं रिलीज करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी पहले दिन हम उस डेटा को रिलीज कर देंगे। हाँ रवि। सवाल, आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की है, देखिए सवाल क्या है? सवाल यह है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं? देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, यह मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी इधर, राहुल जी मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब इसका क्या कनेक्शन है? हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है
वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। कनेक्शन क्या है? ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया मेन ये है, ये मेन है। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं। हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, यह हिस्टोरिकल सवाल है। और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। फाइव भैया एक सेकंड देखिए, 5 जहां पे मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है, और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है। और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स हैं, वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं, तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पॉन्स जो था, जमीनी रिस्पॉन्स, लोगों के बीच में जाकर रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बेहद अहम। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को आप सुन पा रहे थे। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके पक्ष में है, और साथ ही आर्थिक सर्वे का भी जिक्र किया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो अडानी के मुद्दे को उठाती रही है। और सबसे अहम बात, सबको न्याय मिले, इसलिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन लक्ष्य है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए। बीच सीतापुर से हम खबर, प्रेमी से नाराज होकर प्रेमिका ने की आत्महत्या। प्रेमी ने फेसबुक पर वायरल की प्रेमिका की फोटो। सुसाइड नोट लिखकर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। शादी का वादा कर मांग रहा था 20 लाख रुपए, तो रुपए ना देने पर प्रेमिका को परेशान करने लगा। सुसाइड नोट में दोषियों को सजा दिलाने की गुहार की है। गांव में ही रहता था ये प्रेमी, वारदात के बाद मौके से फरार है। मोहाली कोतवाली के फरीदपुर गांव का ये मामला।
बताया जा रहा है। तो 20 लाख की डिमांड के चलते दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था और इसी के चलते इस प्रेमिका ने इस कदम उठाया, आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू, कपड़े और साइकिल बरामद की गई है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव नहर में फेंका। मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शव की तलाश में जुटे हैं गोताखोर और पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी साझा की है। थाना गुजैनी अंतर्गत आशनाई का मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से यह खबर सामने आ रही है। शव की तलाश में जारी है। डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की, इस घटनाक्रम की जानकारी साझा की है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। तो युवक की हत्या में आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। थाना गुजैनी पर एक वादी हैं तुलाराम, जो मूल रूप से जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाने पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये जिक्र किया गया कि उनके बेटे जो है उनकी हत्या उनकी बहू और बहू के जो प्रेमी हैं इनके द्वारा मिलकर प्रेम प्रसंग इनके बीच में चल रहा था, जिसके चलते अपने बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर इनके बेटे की हत्या। मेरठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू हटाया गया है। बापू के स्टैचू को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। आपको बता दें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर यह स्टैचू लगाया गया था। 1.25 लाख से अधिक की लागत से यह बनाया गया था। नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ बनाने की तर्ज पर यह स्टैचू लगाया था और कमिश्नरी चौराहे के बाहर यह लगाया गया था। फिलहाल इस स्टैचू की जो लागत है वो 1.25 लाख से अधिक बताई जा रही है। नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ बनाने की तर्ज पर इसे लगाया था। कमिश्नरी चौराहे के बाहर ये लगाया गया था। मेरठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह स्टैचू हटाया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने इस स्टैचू को लेकर आपत्ति जताई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर यह लगाया गया था। फिलहाल अब इसे हटाया गया। और इसी बीच मेरठ से खबर सामने आ रही है। दिन निकलते ही मेरठ में फिर गोलीकांड सामने आ रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने इस गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश शराब के ठेके सेल्समैन की गोली मारकर मौके से वो फरार हो गए। सेल्समैन को गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। घायल सेल्समैन उन्नाव निवासी बताया जा रहा है। सरजीत इसका नाम बताया जा रहा है। टीपी नगर थाना क्षेत्र के मुल्ता नगर का मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल आरोपी घटनास्थल से घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। जी दुकान के बगल में बैठा था मैं, वहाँ पे पर्दे वाली दुकान के सामने। दुकान खोलने से और शाम को आए, वो धमकी दे गए, सुबह आके देख लेंगे, सुबह आके गोली चला दी।
बढ़ते आगे, अंबेडकर नगर में स्टाफ नर्सों का हंगामा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में जारी है। प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उपस्थिति रजिस्टर और अनुपस्थिति दिखाने का आरोप लगाया गया है। प्रधानाचार्य आमिरुल हसन मुरादाबाद के नारे भी लगाए गए। नर्सों का आरोप है कि ओपीडी से गायब रहते हैं और सीनियर डॉक्टर काफी देर तक अस्पताल में नहीं रहते। तो व्यवस्थाओं को लेकर यह सवाल उठाया गया है नर्सों के द्वारा। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये मामला सामने आ रहा है। तो नर्सों के गंभीर आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। कई सीनियर ओपीडी से गायब रहते हैं और अस्पताल व्यवस्था बाधित रहती है। तो महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का ये मामला सामने आ रहा है। अंबेडकर नगर में स्टाफ नर्सों का हंगामा। प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उपस्थिति होने के बावजूद भी अनुपस्थित दिखाया जाता है, ये आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य आमिरुल हसन के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं नर्सों के द्वारा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से है, जहां बच्चों के आपसी विवाद पर एक बार फिर पत्थरबाजी सामने आई। आपसी विवाद के चलते बच्चों ने पत्थरबाजी की और एक घर के ऊपर खूब पत्थर बरसाए। घर में लगा एसी भी तोड़ दिया, बाहर लगी ग्रिल भी तोड़ी और साथ ही घर की औरतों को मारने की भी कोशिश की गई। बच्चों का आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि एक परिवार की जान पर बन आई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके की एक दबंग औरत ने बच्चों के विवाद के चलते 5 से 10 बदमाश बुलाए और उनके घर पर हमला बोल दिया। घर का सामान तोड़फोड़ कर दिया गया। परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। परिवार पर हमला करने का सीसीटीवी सामने आया। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यमुनानगर दौरा है। दशहरा ग्राउंड में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने जनता से सीधा संवाद किया, जनता की समस्याएं सुनी। इस बीच तत्काल निस्तारण के भी निर्देश जारी किए हैं। यमुनानगर से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यमुनानगर दौरा, दशहरा ग्राउंड का जनसंवाद का यहां पर आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया और सीधा जनता से मुखातिब हुए। बढ़ते आगे, खबर भिलाई से है, जहां फिट भिलाई मूवमेंट के अंतर्गत 6 किलोमीटर भिलाई मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और इस आयोजन में लगभग 5000 युवाओं के साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। ये दौड़ इस्पात क्लब सेक्टर 1 से प्रारंभ होकर शहीद गार्डन सिविक सेंटर में समाप्त हुई। इस दौड़ में सबसे कम उम्र 7 साल की बच्ची मायशा भी शामिल हुई। प्रथम विजेता को 21,000 की राशि दी गई। रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की अपील की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कई जिलों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आम आदमी
पार्टी के पंजाब से परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रतापपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली में चल रही है, इस पार्टी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लाकर जनता तक सीधे इसका लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों ने युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने का काम किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी तो मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी प्रदान करेगी। हमारे मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और अब संजय सिंह जी को डाला है ईडी के थ्रू, इन्होंने वो सीधी सियासत हो रही है। इन लोगों को पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी, राघव चड्ढा जी, इन नेताओं को पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरी दुनिया के लोग प्यार करने लगे हैं। अगर कोई करप्शन करी होती, शराब घोटाले में कोई इनका हाथ होता तो कोई इनके लॉकर से पैसा मिलता, इनके घर से पैसा मिलता, इनके अकाउंट से पैसा मिलता। मिला तो 1 रुपया भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला, अगर घोटाला हुआ है तो लोगों के सामने लाए, 1 भी रुपया सामने लेके आए। अगर वे दूसरी पार्टियों के नेताओं ने घोटाले करे हैं तो सबूत है, उनके लॉकर से पैसे मिले, उनके घर से पैसे मिले हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी नेता ना तो किसी शराब घोटाले में शामिल है, ना किसी और घोटाले में शामिल है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।